नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मराठा साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भारत में मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, क्या इनकी व्यवस्था रही, कौन इनके महत्वपूर्ण शासक रहे और भारतीय राजनीति में इनका और भारतीय इतिहास में इनका क्या प्रभाव रहा। ये हम विभिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शुरू हो गई और इन स्वतंत्र राज्यों में मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण रूप था। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में जो मराठा थे वो सिपह सलार और मनसबदार के रूप में नौकरी करते थे, लेकिन इस नौकरी के दौरान उनमें काफी समझ और राज्य प्रशासन करने की एक मानसिक प्रतिलब्धि या बुद्धिलब्धि का डेवलपमेंट होने लग गया और उसी के रूप में मराठा राज्यों का और मराठाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक शिवाजी के रूप में इनका उदय हुआ। शिवाजी का जन्म पुणे के सिवनेर किले में 20 अप्रैल 1627 को हुआ। शिवाजी ने हमेशा हिंदू राज्यों की ओर ध्यान देते हुए हिंदू स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उन्होंने हिंदू धर्म उद्धारक व गैर ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। शिवाजी के संरक्षक व शिक्षक कोंकण देव तथा गुरु समर्थ रामदास थे। इनका इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव था और हमेशा इनको ये आदर्श मानकर अपने जीवन के तत्वों को निर्धारित करते थे। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई। परीक्षा में कई बार सवाल आता है कि शिवाजी ने अपने मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई, तो इसका उत्तर है रायगढ़। शिवाजी और मुगलों के बीच में जयसिंह के नेतृत्व में जून 1665 में एक संधि हुई, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है और कई बार ये परीक्षाओं में सवाल भी आता है। 1670 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने सूरत को मुगलों को दे दिया, लेकिन युद्ध करके वापस लूट लिया। वे मुगलों से चौथ वसूली की मांग की। 1674 में ही शिवाजी ने रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया और 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के ये तो जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण घटना थी। शिवाजी अपने प्रशासन का नेतृत्व कैसे करते थे, किस प्रकार इनकी सैन्य व्यवस्था थी और किस प्रकार इनकी राजस्व व्यवस्था थी और इनके ऊपर बाद में इनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी के प्रशासन की। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद होती थी और यही उन अष्टप्रधान किसी संगठन के अध्यक्ष होते थे और उनके कार्य का निर्वाह करते थे। इन अष्टप्रधान में पेशवा, मजूमदार, वाक्या नवीस, चितनीस, दबीर, सेनापति या सर नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 प्रकार के होते थे। इन 8 के अलग अलग कार्य होते थे। सबसे पहले बात कर रहे हैं पेशवा की। पेशवा राज्य का सर्वोच्च पद होता था और इसे प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन करता था। उसके उपरांत मजूमदार था, जिसे अमात्य भी कहा जाता है। यह राज्य के संपूर्ण आय और व्यय का लेखा जोखा करता था और इसके कार्य को देखता था। वाक्या नवीस, ये सूचना का आदान प्रदान तथा गुप्तचरों का अध्यक्ष होता था कि राज्य में किस प्रकार की खबर का इनके अंदर गुप्तचर का विभाग इनके अंडर ही काम करता था। उसके बाद में आता चितनीस, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करते थे। दबीर या मुयंत आसपास के विदेशी साम्राज्यों के बारे में चर्चा करता था और उनसे किस प्रकार व्यवहार करना, ये भी इसके अंदर ही आता था। सेनापति या सर ए नौबत, राज्य में सैनिकों की आवश्यकता के अनुसार सेना की भर्ती और जहां जहां राज्य में गरीबी या बाढ़ आपदाओं के दौरान रसद का प्रभारी भी इसी को माना जाता है। पंडित राव राज्य के अंतर्गत होने वाले संपूर्ण धार्मिक कार्यों का निर्वहन के रूप में ये देखते थे। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते थे। राज्य को शिवाजी ने 4 भागों में बांटा था और वाइसराय के अधीन राज्य का निर्वहन होता था। उसके बाद में बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। शिवाजी की सेना को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो बरगीड़ थी, एक सिलेदार था। बरगीड़ सेना हमेशा छत्रपति राजा द्वारा नियुक्त होती थी, जबकि सिलेदार स्वतंत्र सैनिक होते थे।
गावली जाति के सैनिक लड़ाकू होते थे, इसलिए शिवाजी के अंगरक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता था। शाही घुड़सवार सैनिकों का प्रधान सरे नौबत होता था, जिन्हें पागा भी कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर से प्रभावित थी और दो प्रकार की कर्ण प्रणाली थी, एक तो चौथ, एक सर देशमुखी। चौथ में क्या होता था कि राज्य का 1/4 हिस्सा होता था, वो दूसरे राज्यों के आक्रमण के उपरांत वसूल किया जाता था। सर देशमुखी वंशानुगत होता था, उस राज्य में रहने और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के उपरांत 1/10 के रूप में दिया जाता था। आगे शिवाजी के उत्तराधिकारी और मराठा साम्राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।